हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अभिजिता मास्टर क्लास में। मैं आज क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू कर रहा हूं, जिसका ये पार्ट 1 है। आगे आने वाले लेक्चर्स में पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 में हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे और पार्ट 2 में हम कुछ थ्योरेटिकल तो कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, जो आगे आने वाले पार्ट्स में आपको देखने को भी मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जब भी हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो 3 टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपके 3 टाइप से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा जाता है, पर आपके जो क्लास 11 का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो डिपेंड है प्राइस पे, ठीक है। किस पे डिपेंड है? प्राइस पे। तो जो भी आप यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे वो प्राइस के बेस पे पढ़ोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स कि आपने जो चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे पहले आपने डिमांड चैप्टर भी क्या करा है, पढ़ा है, ठीक है ना। जिस किसी ने नहीं पढ़ा है वो जरूर मेरे पिछले वीडियो को फॉलो करे, क्योंकि मैंने डिमांड पूरा पढ़ा दिया है। डिमांड में हम देख रहे थे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। पर हमें पता नहीं लग रहा था कि कितना प्राइस डिक्रीज होगा तो कितना डिमांड इंक्रीज होगा, और कितना प्राइस इंक्रीज होगा तो कितना डिमांड डिक्रीज होगा। वो हमें ये बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है। क्या कह रहा है स्टूडेंट? डेफिनेशन कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर द गुड टू चेंज इट्स प्राइस। यानी कह रहा है कि आपका जो डिमांड है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। वही क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कुछ ऐसा ही हम वहां पे भी पढ़ के आ चुके हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है। कह रहा है इसमें चेंज क्या है फिर? अच्छा, अगला डेफिनेशन पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। इट कैन बी एज द परसेंटेज, इट कैन बी डिफाइंड एज द, डिफाइन जरूर लिख देना, इट कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस के बेस पे अगर प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उतने उसी के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज चेंज है वो हमारे किस में आएगा? गुड्स में भी आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि नहीं बता रहा, परसेंटेज के बेस पे बताने का ट्राई कर रहा है डेफिनेशन कि कितना चेंजेस गुड्स में आने वाला है या आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब भी हम इसको ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। तो जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ईपी लिखा हुआ है। ईपी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या आप इसको ईडी भी लिख सकते हो, डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला है। ओके, समझ में आया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है, ठीक है ना। डिमांड में हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज जो हो रहा है प्राइस में, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना चेंज आ रहा है आपके डिमांड में, यही क्या है? आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप फैक्टर्स पढ़ोगे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो ध्यान रखना ज्यादा संभावनाएं कहां है, ज्यादा चेंजेस होने की संभावना या पॉसिबिलिटी कहां है। ज्यादा चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी जहां भी होगी स्टूडेंट्स, वहां पे क्या होगा? इलास्टिक डिमांड होगा। और जहां पे कम पॉसिबिलिटी होगी चेंजेस की स्टूडेंट्स, वहां पे आपका इन डिमांड होगा, ठीक है। ये क्या है इलास्टिक इन इलास्टिक, ये कल के पार्ट में समझेंगे। आज खाली आप देखो कि इलास्टिक कहां होता है और इन इलास्टिक कहां होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो फैक्टर में सबसे पहले आ रहा है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करेगा कि प्राइस और जो आपका गुड्स है वो प्राइस के बेस पे कितना ज्यादा लेना है नहीं लेना है, कितना उसमें इलास्टिसिटी का आएगा, कितना उसमें इनइलास्टिक आएगा, ठीक है ना। इलास्टिसिटी का मतलब है कि ज्यादा चेंजेस आ रहा है, इनइलास्टिक का मतलब है कि कम चेंजेस आ रहा है, बस इतना सा, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ गुड्स, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड लिखा है। मैंने क्यों लिखा है? आपको पता है कि अगर मान लो प्राइस बढ़ भी जाएगा नेसेसिटी ऑफ गुड्स का, तो क्या आप उसका कंजम्पशन करना कम कर दोगे क्या? ठीक है ना। और बंद कर दोगे क्या? नहीं, बंद नहीं करोगे, कम जरूर कर दोगे पर बंद नहीं करोगे, है कि नहीं। वही परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है आपका, यानी नेसेसिटी ऑफ गुड्स का, ठीक है ना। नेसेसिटी गुड्स आपकी जो भी होगी वो आपका इनइलास्टिक डिमांड होगा। प्राइस आप उसको कम कर दोगे, प्राइस कम होने के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब आ रहा है लग्जरी गुड्स।
लग्जरी गुड्स कैसा है भैया, कह रहा है कि प्राइस में हल्का सा भी चेंजेस आ जाएगा तो बहुत ज्यादा डिमांड में भी चेंजेस आएगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे आजकल फोन को भी लग्जरी में लिया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं किसी फोन का प्राइस मैं कह रहा हूं 15,000 से कम हो गया, तो डिमांड देखो कितनी ज्यादा उसकी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है कि नेसेसिटी ऑफ गुड्स है, इसका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है ना तो डिमांड इसकी कम नहीं होने वाली है, डिमांड इसकी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है। पर इस केस में लग्जरी ऑफ गुड्स में क्या है, प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, पर इसकी डिमांड में तो चेंज नहीं आया ना, जितनी थी उतनी ही है, ठीक है। तो जहां पे संभावनाएं ज्यादा है चेंजेस होने की वहां पे इलास्टिक डिमांड है, जहां संभावना कम है चेंजेस होने की वहां इलास्टिक डिमांड है। तो समझ में आया इसको पढ़ के स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस सब्स्टिट्यूट्स। क्रॉस सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैं कह रहा हूं कि पेप्सी का जो क्या है सब्स्टिट्यूट आपका कोक है, लिम्का है, थम्स अप है, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं। और भी बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक है, एक के अलावा, एक का बढ़ गया मैं दूसरा देख लूंगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूं क्रॉस सब्स्टिट्यूट आपका अवेलेबल है, यानी चेंजेस होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो कैसा होगा डिमांड, इलास्टिक होगा कि नहीं होगा। पॉसिबिलिटी जहां ज्यादा आएगी वहां पे इलास्टिक होगा, ओके स्टूडेंट्स। पर मैं कह रहा हूं क्रॉस सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, पेट्रोल के बदले क्या डलवाओगे कार में। अगर आपकी कार में पेट्रोल डलता है तो भैया उसके, अगर पेट्रोल नहीं डलवाना चाहोगे, थोड़ा सा आपको लग रहा है महंगा हो गया, तो क्या डलवाओगे उसकी जगह, कुछ और डलवाओगे क्या, नहीं ना। तो पेट्रोल अगर आपके कार में जाता है, बाइक में जाता है, तो पेट्रोल ही जाएगा, उसका तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। पेट्रोल की जगह डीजल तो मैं नहीं डाल सकता बाइक में, भैया पेट्रोल ही डलेगा ना, है ना। तो उसका सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज आई नहीं चेंजेस होने की, तो क्या होगा, इनइलास्टिक डिमांड होगा, देखो, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखना पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा हो रही है, बस पॉसिबिलिटी जहां ज्यादा है इलास्टिक डिमांड कर देना, पॉसिबिलिटी जहां कम है इनइलास्टिक डिमांड कर देना। सबसे अच्छा ट्रिक बताया, आज तक किसी ने यूट्यूब पे ये आपको ट्रिक नहीं बताया होगा पहचान करने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, आप पूरा यूट्यूब सर्च करके देख लेना, ठीक है। अब प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर में मैं कह रहा हूं, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझो। मैं कह रहा हूं कि आपकी इनकम पहले 10,000 थी, ठीक है ना। आप डेली घर में अपने लिए क्या लाते थे, माचिस खरीद के लाते थे, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि कुछ भी ऐसी चीज जो माचिस जैसी सस्ती चीज सी हो, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं उसका प्राइस सस्ता भी हो जाएगा तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा, कह रहे हो भैया पहले 2 रुपए की माचिस आती थी अब 1 रुपए की आ रही है, कोई फर्क पड़ेगा आपको, आपको क्या, किसी को नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कोई ऐसी चीज जहां पर आपका जो सामान, जो भी गुड्स जो है, जो भी सामान है आपका पहले से ही सस्ता था, वो और थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गया तो उसके डिमांड में कभी कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। तो क्या चेंजेस आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब चेंजेस नहीं, ज्यादा चेंजेस नहीं हो पा रही है, पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, तो इनइलास्टिक डिमांड होगा। पर मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा गुड्स है जिसकी प्राइस में थोड़ी सी भी वो क्या हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, उसके डिमांड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो वो क्या है, इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि वहां आपका क्या चीज है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है चेंजेस की, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है तो इलास्टिक डिमांड, यानी आपका जो आप खर्च कर रहे हो टोटल एक्सपेंडिचर का छोटा सा हिस्सा, अगर मान लो माचिस पे खर्च कर रहे हो 1 रुपए से बढ़ के अगर वो 2 रुपए भी हो गया है, या 2 रुपए से 1 रुपए भी हो गया है, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, इनइलास्टिक डिमांड रहेगी, ज्यादा चेंजेस आने वाला ही नहीं है। पर इस केस में अगर लार्जर प्रोपोर्शन होता है टोटल एक्सपेंडिचर का, बहुत ज्यादा हो रहा है प्राइस के कंपेरिजन में, तो संभावना ज्यादा है भैया यहाँ पर, तो इलास्टिक डिमांड आपका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने काफी अच्छे से आपको मैंने कंसेप्ट लगा है, मुझे लग रहा है कि मैंने डिलीवर किया है। तो आप लोगों का होमवर्क है ये कि नंबर ऑफ यूजेस में, मोर यूजेस में क्या आएगा, इलास्टिक की इनइलास्टिक, लेस यूजेस में क्या आएगा। इसी तरह इनकम ऑफ परचेजर में, तो जैसे रिच परचेजर होंगे और पुअर परचेजर होंगे, उस केस पे आपको बताना है। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, यानी अगर मान लो पोस्टपोन अगर नहीं होता है कंजम्पशन तो उस केस में क्या होगा, या कंजम्पशन पोस्टपोन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरा आज का पार्ट 1 था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। मैं इससे अगले पार्ट में आपको पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल, कुछ प्रैक्टिकल होगा, यानी ग्राफ देखेंगे, और कुछ थ्योरेटिकल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।